हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको पता है कि हम बात कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। अब ये जो वीडियो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। यहाँ भी जेनेटिक्स में आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 जो मेनली जेनेटिक्स के चैप्टर हैं, उसमें से जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेंडली जेनेटिक्स की, आज हम उसकी बात करेंगे, जिसमें वंशागति और आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में अपने को बात करनी है। इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप इसको ध्यान से सुने क्योंकि जेनेटिक्स है। पहले तो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, वंशागति विविधता के सिद्धांत, जो चैप्टर नंबर 4 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और चैप्टर नंबर 5 है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में भी हाफ मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाफ मार्क्स में इसका फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अलावा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आ सकता है। ऐसे टोटल 5 मार्क्स में चैप्टर डिवाइड है। पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, फिर बात करेंगे आगे वीडियो में जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं उनकी। इनमें से पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन जो है, उससे होने वाले रोग के बारे में बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो पॉइंट म्यूटेशन के कारण यानी बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब होता है जब किसी एक बेस पेयर के अंदर कोई चेंजेस आए और उसकी वजह से क्षार युग्म में परिवर्तन की वजह से उत्परिवर्तन आ रहा हो, तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसके द्वारा जो डिजीज़ होती है, रोग होता है, उसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाए जाने वाले किसी एक अलिंग सूत्री प्रभावी और एक अलिंग सूत्री अप्रभावी रोग के बारे में बताना है। नाम बताना है केवल। अगर हम अलिंग सूत्री अप्रभावी रोग की बात करें तो इसमें सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल होगा। और एक अगर हम अलिंग सूत्री प्रभावी की बात करें रोग की, तो इसमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या पेशीय दुष्पोषण जो है वो इसका एग्जाम्पल माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर और मादा कुक्कुट, कुक्कुट मतलब पक्षियों से रिलेटेड है, में लिंग गुणसूत्र जो हैं उनके प्रकारों का नाम बताइए। तो नर कुक्कुट यानी नर पक्षी में जेड क्रोमोसोम होते हैं और मादा पक्षी के अंदर ZW होते हैं। आपने पढ़ा है ZW प्रकार का लिंग निर्धारण। तो नर पक्षी में ZZ और मादा पक्षी में ZW लिंग गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो आपने पढ़ा है वाल्टर सट्टन और बोवेरी, जिसे सट्टन बोवेरी भी कहते हैं। उन्होंने 1902 में 1902 जिसे हम कह रहे हैं 1902 में ये सिद्धांत दिया था सट्टन बोवेरी ने, जिसे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्नता किसे कहते हैं? कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं साथ साथ, और साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चले जाते हैं। तो ऐसे जीनों को तो कहते हैं संलग्न जीन, और उनका साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? संलग्नता। फिर एक क्वेश्चन कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे पौधों के बीच हम क्रॉस कराएं तो जो F2 पीढ़ी आएगी उसका फिनोटाइप क्या होगा? आपको पता है गोल पीले झुर्रीदार हरे यानी ये डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, और डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण का F2 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या होता है? 9:3:3:1। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया रोग का क्या लक्षण है? हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिससे ब्लड लगातार बहता रहता है, और यही इस रोग का क्या है? सिम्टम्स। बहुविकल्पता और बहुप्रभाविता क्या होती है? देखो, बहुविकल्पता यानी यहाँ पर हम मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं। जब बहुत सारे एलील किसी एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं बहुविकल्पता। जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसके लिए
ABO ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है उसके लिए IA, IB, I0 या स्मॉल I एलील रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जहाँ बात करते हैं बहुप्रभाविता, वहाँ उसका मतलब होता है कोई एक जीन कई सारे लक्षणों का क्या कर रहा है, निर्धारण कर रहा है। तो इस कंडीशन को, जहाँ हम वन जीन की बात कर रहे हैं, कई सारे लक्षणों को डिटरमाइन करता है, तो उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल इसका माना गया है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सप्रभाविता क्या होती है? जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जीन साथ साथ अपना प्रभाव दिखाता है, तो साथ साथ प्रभाव दिखाना ही क्या कहलाता है? सप्रभाविता। नेक्स्ट है कि उस जंतु का नाम बताइए जिसके माध्यम से मॉर्गन ने वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोम सिद्धांत को दिया था। तो आपको पता है TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट किस पे हुए थे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, या फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई पर। तो उस जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति में 46 की जगह 45 क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है, यानी कि उसमें X0 कंडीशन आ जाए, तो उसके अंदर कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? तो अगर किसी व्यक्ति में एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाए, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 से 45 हो जाए, 44 प्लस XX या 44 प्लस XY, एक क्रोमोसोम की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो ये कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहेंगे, जहाँ X0 कंडीशन आने से टर्नर सिंड्रोम ही हो जाता है। नाम है टर्नर, होता है किसमें? महिलाओं के अंदर होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है कि वाल्टर सट्टन जो है, उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत का नाम बताओ। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत ये वाल्टर सट्टन ने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जीवों में आने वाले ऐसे अचानक परिवर्तन जो आगे की पीढ़ियों में भी वंशानुगत हो जाएं, ऐसे परिवर्तन जो आगे की पीढ़ियों में भी जाते हैं और जो अचानक होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो आपने पढ़ा है कि जीनों के अंदर परिवर्तन आने से जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है उसमें ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वेलिन आ जाता है। जब हीमोग्लोबिन में ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वेलिन आ जाता है, तो RBC का जो शेप है वो राउंडेड न होकर सिकल शेप यानी हंसियाकार हो जाता है और ब्लड की कमी आ जाती है। तो ये बीमारी क्या कहलाती है? सिकल सेल एनीमिया। अब इसका कारण क्या है कि ग्लूटेमिक की जगह वेलिन आ गया? तो देखिए, इसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल एक जीनोटाइप होता है, जीन होता है GAG। जब GAG होता है सीक्वेंस, तब ग्लूटेमिक अम्ल आता है, और GAG की जगह अगर GUG हो जाए तो वहाँ वेलिन आ जाता है, जिससे RBC का आकार गोल न रहकर हंसियाकार हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। उस डिजीज़ को ही क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका अपवाद बताइए। तो स्वतंत्र अपयूहन का नियम ये कहता है कि लक्षण स्वतंत्र स्वतंत्र जाते हैं, और अभी आपने पढ़ा है कि संलग्नता इसका क्या है? अपवाद है, कि संलग्नता कहती है कि जीन कहाँ जाते हैं? साथ साथ जाते हैं। नेक्स्ट है कि सप्रभाविता क्या होती है? जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन साथ साथ अपना प्रभाव दिखाता है, तो इस कंडीशन को ही सप्रभाविता कहते हैं।